नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में पूछी गई 45 में से यहाँ पर 42 सवाल जीके और साइंस के मिल चुके हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट और आंसर सहित देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था कमेंट करके बताना इन 45 में से या फिर कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने यहाँ से जीके के सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। तो साइंस प्लस जीके के सारे सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं। 3 सवाल नहीं मिले हैं, कमेंट सेक्शन में बताना जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो 3 सवाल कौन से थे। और पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी किए हुए सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगा रहे हैं, ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले फेजेस में शेड्यूल हुआ है एग्ज़ाम, तो डेली प्रैक्टिस के तौर पर आपको एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। 90 मिनट में 100 सवाल करने के लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिएगी, क्योंकि 55 सवाल तो रीजनिंग और मैथ्स के ही पूछे जा रहे हैं जो टाइम टेकिंग रहते हैं। और कॉन्फिडेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, और कैंडिडेट से आपकी तुलना करने के लिए समय रहते पता चल जाए कौन से सेक्शन से बार बार आपके सवाल गलत हो रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाना होगा। टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके यहाँ पर मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। रेलवे एग्जाम खत्म होने के बाद अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं, 500 प्लस एग्जाम्स के, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम, सीईटी वगैरह सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। इसी पास में ईयरली पास की वैलिडिटी है, तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगेगा। जितने चाहिए एग्जाम्स के सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो आपके सामने जो पहला सवाल, मोनोजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? मोनोजाइट खनिज है केरल में, तो केरल में मिलता है। मोनोजाइट में क्या होता है? थोरियम की मात्रा होती है, थोरियम की मात्रा इस खनिज में अधिक होती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 है, किस भाग में है? मूलभूत अधिकार है, भाग 3 में 12 से 35 है। 36 से 51 भाग 4 में डीपीएसपी। नेक्स्ट यहाँ पर चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकाने की कोशिश की। इसका फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में यहाँ पर आग लगा दी, और रिजल्ट रहा कि 21 सिपाही हैं थानेदार सहित इनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी यहाँ पर अहिंसा के समर्थक थे तो स्तब्ध रह गए, और उन्होंने इसी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक कांग्रेस की बैठक हुई और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर मार्च 2022 तक भारत के चीफ जस्टिस, तो यहाँ पर इस जो पेपर में मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर शिफ्ट वाइज डिपेंड कर रहे हैं, कहीं कहीं जुलाई जून तक के आ गए हैं, कहीं कहीं फरवरी तक के आ रहे हैं, यहाँ पर मार्च के हैं, ज़्यादातर मार्च तक के पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एन वी रमन हैं, जो कि 24 अप्रैल 2021 से बने थे। ये 48वें चीफ जस्टिस हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये भी मार्च 2022 का करंट अफेयर्स, लखनऊ में की गई है। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है? लिविंग रूट ब्रिज यानी पेड़ों की जो जड़ें हैं उनसे ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है। तो जीवित जड़ सेतु है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में है, जहाँ पर जो स्थानीय जनजाति हैं उनके द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से यहाँ पर पुल बनाए गए हैं। और मार्च 2022 में ये मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज इसलिए चर्चा में रहा, तो भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की यहाँ पर मांग की है, इसलिए ये सवाल भी आ गया। तो मार्च का ये एक तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, 1000 वॉट और 2000 वॉट के दो उपकरण हैं, प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग होते हैं, 10 दिन में कितनी खपत होगी, कितने यूनिट या फिर कितने किलोवाट आवर की खपत होगी। जैसे कि सवाल में मेंशन था कितने किलोवाट आवर की, आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होती है। यहाँ पर कितने किलोवाट आवर निकल के आ रहे हैं वो देखिएगा, किलोवाट की बात कर रहा हूँ, वॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये वॉट दे रखा आपको, 1000 वॉट, 2000 वॉट, टोटल कितने? 3000 वॉट हुए। अब 3000 वॉट में कितने किलोवाट होंगे, तो आप 1000 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 3 किलोवाट है। अब 3 किलोवाट तो हो गई आपके उपकरण की क्षमता, पावर हो गई। और ये कितने घंटे हैं, अब ओवर भी है ना लास्ट में, कितने घंटे? एक दिन में 4 घंटे, 10 दिन में कितने? 40 घंटे। अब 40 घंटे ये 3 किलोवाट पावर के बल्ब उपकरण हैं यूज हो रहे हैं, तो टोटल कितने किलोवाट आवर हुए? 40 गुणा 3, 120 किलोवाट आवर का यहाँ पर खपत हो रही है। नेक्स्ट सवाल है, 2 श्रेणी क्रम में 2-2 ओम के प्रतिरोध हैं, 4 वोल्ट का विभवांतर है, तो धारा आपको पूछिए
तो यहाँ पर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। आर बराबर 4 ओम दे रखा है, V बराबर 4 वोल्ट दे रखा है। विभवांतर पूछा है तो V बराबर आई आर होता है दोस्तों। आपको पूछा क्या, धारा पूछा, तो I बराबर V अपॉन आर, दोनों ही 4/4 यानी 1 एम्पियर यहाँ पर धारा हो जाएगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि वृषण को तापमान चाहिए कम और शरीर का ज़्यादा होता है, तो शुक्राणुओं के वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पर जो वृषण है वो उदर गुहिका के बाहर होते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है डेविएशन? तो सबसे ज़्यादा विचलन प्रिज्म आप देखेंगे तो यहाँ पर एक श्वेत प्रकाश की किरण आती है और ये 7 अलग अलग कलर में विचलित हो जाती हैं। विचलन हालांकि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे जानी चाहिए लेकिन किरण कैसे जा रही है, ऐसे विचलित हो रही है बार बार 7 अलग। तो सबसे कम विचलन आपको देखने को मिलेगा वो ऊपर की साइड में रेड कलर का, ये किरण आई ऐसे गई और रेड कलर का विचलन है बिल्कुल कम हुआ। उसके बाद यहाँ पर इन ऑरेंज का रहता है, फिर यहाँ पर ग्रीन का रहता है, ये विचलन ऐसे चलेगा। तो सबसे अधिक डेविएशन आपको देखने को मिलता है वो वायलेट का मिलता है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है इसलिए विचलन सबसे ज़्यादा। रेड की जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो विचलन आपको कम देखने को मिलता है। तो पूछा सबसे ज़्यादा किसका, वायलेट का। पौधों में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? विसरण होता है गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा। डोबेराइनर का त्रिक कौन सा नहीं है? तो जो ट्राइड्स इन्होंने दिए हैं डोबेराइनर ने, जिसमें प्रमुख रूप से 3 हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम और CaSrBa कलबरी Cl, तो लिना कासरबा कलबरी, ये 3 ट्राइड्स हैं डोबेरिनियर के। और अन्य आप देख सकते हो NPAS हैं और ये हो गए। तो इन्होंने बताया कि जो पहला और तीसरा तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है इसका एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले तत्वों के इक्वल रहेगा। मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त जो ODF है, ODF प्लस गांव कौन सा बन गया है? मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव वो साउथ मोबांग है। ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट सवाल, किस विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम विमोचित किया है? एकल स्वास्थ्य संघ है, वन हेल्थ कंसोर्टियम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, जो भविष्य में जैसे कोविड-19 जैसी महामारी उनसे पहले बचने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए मानव और पशुओं एवं वन्य जीवों के स्वास्थ्य को समझने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर यह बल देता है। 2 रिएक्शन से आपको सवाल पूछा गया है। एक तो ये है आपकी आयरन ऑक्साइड की कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड सी रिएक्शन, तो आयरन और CO2 बनता है। तो पूछा किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है? आयरन ऑक्साइड की। तो एक तरीके से इस पूरे का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह या सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो ये मार्च में। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर ही 14 से 20 मार्च 2022 तक मनाया गया है उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। विच स्टेट फेस्टिवल इज सागा दावा? तो सागा दावा जो त्यौहार है किस राज्य का? 2 राज्यों में है, सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश का है। विकल्प में सिक्किम नहीं था, अरुणाचल प्रदेश आपको करेक्ट करना था। तो ये सागा दावा फेस्टिवल है, बहुत त्यौहार है। त्रिपुरा ने कौन सा कॉकबोरोक दिवस 2022 में मनाया है? कॉकबोरोक भाषा है त्रिपुरा की, इससे पहले आ चुका है ग्रुप डी में कि त्रिपुरा की 2 भाषाएं कौन सी हैं, तो कॉकबोरोक उनमें से एक थी, बांग्ला और कॉकबोरोक। तो यहाँ पर 44वां त्रिपुरा में कौन सा कॉकबोरोक दिवस मनाया गया? 44वां। ये दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1979 को कॉकबोरोक को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता, उसकी याद में ये दिवस 44वां मनाया गया 2022 में। 1969 में इंदिरा गांधी के समय कितनी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये सवाल था। तो 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में, और फिर 1980 में हुआ है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और ये जो रिजर्व बैंक एक्ट है कौन सा? 1934 का। SSC में इस एक्ट से सवाल आया था, शेड्यूल 2 में है ये सभी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड की गुआ माइंस किस खनिज उत्पादन हेतु जानी जाती है? तो गुआ माइंस है झारखंड की, आयरन ओर है लो एस के लिए। कौन सा हेक्सेन का श्रृंखला समावेशी नहीं है? अब देखिए हेक्सेन का हेप्टेन नहीं है। हेक्सेन में कितने अच्छे होते हैं? हेप्टेन में कितने कार्बन? 7 होते हैं। हेक्सेन के जस्ट बाद है हेप्टेन एल्केन का
जो सह समजातीय श्रेणी एल्केन का यहाँ पर नेक्स्ट हेक्सेन के बाद हेप्टेन C7H16। अब हेक्सेन के समावेश से इससे पहले भी सवाल आ चुका है, यानी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हेक्सेन है, पहला जो हेक्सेन, उसके बाद आप कहेंगे 2 मैथिल पेंटेन है, जो सीरीज ये 5 हो गए, मैथिल अलग हो गया, तीसरे स्थान पर चला गया, 2 यहाँ पर मैथिल समूह चले गए, तो ये 5 समावयवी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आईवीएफ से संबंधित गलत स्टेटमेंट, आईवीएफ करते समय क्या नहीं करते हैं। आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये आप कह सकते हो पहले इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो आईवीएफ में क्या होता है, किसी की यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, नेचुरल रूप से उन्हें संतान सुख का लाभ नहीं मिलता है, उस केस में आईवीएफ किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में यहाँ पर एक विकल्प था फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण का विकास। अब भ्रूण का विकास फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में नहीं होता है, भ्रूण का विकास है आईवीएफ में बाहर किया जाता है, इसीलिए तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बाहर लैब्स में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, न कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो गलत स्टेटमेंट है। अब आईवीएफ में क्या होता है, अंडों को शुक्राणु से अप्राकृतिक तरीके से मिलाया जाता है। तो इसमें स्टेज रहती हैं अलग अलग। सबसे पहले तो इसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन कहा जाता है। आमतौर पर 1 महीने में महिला का एक अंडा है वो उत्सर्जित होता है, लेकिन आईवीएफ में क्या करते हैं, हार्मोन दे दिया जाता है, हार्मोन के इंजेक्शन और ओवेरियन को उत्तेजित किया जाता है ताकि एक से ज़्यादा अंडे बने और फिर एक बेटर अंडा लेकर आगे क्या किया जा सके, उसका निषेचन किया जा सके। तो महिला की ओवेरी से एग निकाला जाएगा, अंडा से एग निकालेंगे, वो बाहर लैब में ले लेंगी और जो मेल है उनका स्पर्म है वो प्राप्त होगा और उसके बाद इनका होगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा और फिर यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बाहर होगा, जिसे आप कहते हैं भ्रूण। ये लगभग 5 डे का रहता है बाहर, इसमें भी अलग अलग है, 3 डे एम्ब्रियो, 5 डे एम्ब्रियो। तो 5 दिन का एम्ब्रियो बाहर लैब में रहेगा, टेस्ट ट्यूब में रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली ये यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, महिला के गर्भ में भ्रूण स्थानांतरित किया जाएगा। तो न तो ये यूट्रस में, न ही फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण का विकास होता है, बाहर इसका कर दिया जाता है डेवलप, फिर उसको स्थानांतरित किया जाता है यूट्रस में, गर्भाशय में। इस प्रकार ये प्रक्रिया सबसे पहले 1978 में इंग्लैंड में प्रयोग की गई थी। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन क्षय होने से क्या होता है, यूवी जो पराबैंगनी किरणें हैं इनका प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे त्वचा वगैरह का कैंसर रोग हो सकता है। सही धात्विक गुण का क्रम आपको बताना था। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट थे, आवर्त सारणी में आप देखेंगे ग्रुप 1 ये वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और CH, ये पूरा ग्रुप 1। अब आवर्त सारणी में मैं धात्विक गुण की बात करूं, वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि धात्विक गुण होता क्या है, कोई भी तत्व है उनसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा उसका धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा। अब ऊपर से नीचे जा रहे हो, परमाणु का आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और इधर प्रोटॉन है, इनके मध्य आकर्षण कम होगा, दूरी बढ़ जाएगी, आकर्षण कम होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इजीली फ्री करना है तो धात्विक गुण बढ़ जाएगा। धात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए उससे। अब आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आकार बढ़ता नहीं, कम होता है। तो यहाँ पर आकार कम होता है अपेक्षाकृत, तो धात्विक जो ज़्यादा यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाएगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने पर धात्विक गुण घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब ये 2 ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा धात्विक गुण FR का है, फिर CS का है, तो ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्रम में CS भी था, Ba भी था, सोडियम भी था, मैग्नीशियम भी था, ये 4 एलिमेंट है। तो आप देखेंगे ग्रुप 1 का धात्विक गुण ज़्यादा है 2 के सापेक्ष, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होने पर कम हो रहा है, तो लेफ्ट वाले का ज़्यादा है, तो आप कहेंगे CS का ज़्यादा है। उसके बाद Ba का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सोडियम का, Na का, उसके बाद Mg का हो जाएगा। ये धात्विक गुण आपके विकल्प में रहे होंगे। अटल पेंशन योजना की आयु सीमा, यानी इन्वेस्ट आप करेंगे अटल पेंशन योजना में, वो 18 से 40 साल की उम्र के बीच में करेंगे और इन्वेस्ट का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 60 वर्ष की आयु क्रॉस करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट के आधार पर दिया जाने वाला है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये पेंशन स्कीम है। और पेंशन पाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, 40 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो 40 से
आपने 40 वर्ष तक अप्लाई कर दिया, फिर आप 40 से 60 वर्ष तक नहीं नहीं कम से कम 20 साल तक निवेश करना है। यदि आपने 18 से स्टार्ट किया, निवेश राशि कम उपयोग लेंगे, ठीक है। इस प्रकार अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद आपको कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक की पेंशन है, वो मासिक पेंशन आपके इन्वेस्ट पर डिपेंड है, वो दी जाएगी। आयनिक यौगिक संबंधित सही कथन। आयनिक यौगिक भंगुर होते, बिल्कुल होते। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आपको दे रखे हैं। आयनिक यौगिक की बात करूं तो ये जब फॉर्म आयनिक यौगिक सुचालक होंगे द्रव अवस्था में, ठोस में नहीं होते। आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक है। कुपिका है, एल्वोली है, ये गलत कथन इससे संबंधित क्या है। अब कुपिका की बात करूं, ये पूरा अपना श्वसन तंत्र है। तो जब ये नास द्वार से हवा अंदर आएगी ऑक्सीजन, और श्वास नली से होते ही लंग्स में जाएगी। लंग्स में आप देखेंगे, इसको जूम करेंगे तो कुपिका आपको कहीं यहीं कहीं दिखेगी, सबसे एंड में। ये जो लाल वाली है, ये लास्ट में गुब्बारे टाइप बनी हुई है, तो ये इसको थोड़ा और इनसाइट में दिखेगा। ये कुपिका है जो गुब्बारे टाइप, आगे इसको मैंने बड़ा किया यहाँ पर इमेज में, तो ये कुपिकाएँ रहती है। अब कुपिकाएँ का इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। आगे आप जो फोकस में जा रहे हो, मार्ग ये बहुत छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो गया। अब ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं ना, लास्ट में गुब्बारे जैसी रचना में कन्वर्ट हो जाती, लास्ट में ये गुब्बारे जैसी रचना निकल रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, कुपिका है। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सके। गैसों के विनिमय के लिए एक आधार उपलब्ध कराती हैं। CO2 आती है, O2 आती है, CO2 जाती है, उनके लिए बेस है, वो कुपिका उपलब्ध कराती हैं। और कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृण जाल होता है, जैसे आपने इमेज में देखा। और रुधिर शेष शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कोशिकाओं में छोड़ने के लिए आता है, और वापस ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन युक्त है, वो उस रुधिर वाहिका के साथ चला जाता है। तो ये विनिमय करती है गैसों का, कोशिका सतह उपलब्ध कराती है। किसी अवतल दर्पण का आपको आवर्धन दे रखा -3, बिंब की दूरी 1.5 मीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको पूछा होगा, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, इमेज की डिस्टेंस पूछी है। तो ये ऑप्टिक्स का आवर्तन परावर्तन का 2 घंटे का वीडियो, उन्हीं में से सवाल पूछा गया है। इजी से सवाल है। अब ये अवतल दर्पण है। दर्पण का आवर्तन सूत्र होता है m बराबर -v/u होता है, और इसमें आपका ये दे रखा है -3, आवर्धन ऑलरेडी आपको -3 दे रखा है, बराबर बिंब की दूरी। अब बिंब की दूरी अवतल दर्पण में हमेशा बिंब की दूरी आपको माइनस में लेनी है। बिंब की दूरी सूत्र में वैसे -v है, लेकिन यहाँ पर दोबारा माइनस में आपको 1.5 लेना पड़ेगा। और u आपको क्या है, ज्ञात करना है। प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना, बिंब नहीं प्रतिबिंब, बिंब की दे रखी है। तो ये आप प्रतिबिंब की दूरी u आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप इजीली u निकाल सकते हो, माइनस माइनस ये प्लस हो गया गुणा होके, तो u बराबर 1.5/3, या फिर u बराबर ये 1/2 हो गया। अब u की लंबाई आपके पास 1/2 मीटर आ जाएगी। यदि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसको आधा करेंगे। यदि ये फिगर करेक्ट है तो वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस में आगे अवतल लेंस का एक फॉर्मूला है, लेंस सूत्र से निकालिएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी है ये v, प्रतिबिंब की दूरी है, तो बिंब दूरी निकालनी है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस सूत्र में माइनस करना होता है। 1/f आपको 20 दे रखा है, 1/v यहाँ पर 60 दे रखा है, और -1/u निकालना है। तो ये 1/u बराबर 1/60 माइनस 1/20, इसको आपको एलसीएम लेना है, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, यानी -2/60 कहेंगे, या फिर u बराबर -30 आ जाएगी। अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब आपका लेफ्ट साइड बन रहा है, इसलिए u बराबर -30 हो जाएगा। अभिसारी दर्पण संबंधित गलत कथन आपको पूछा है। अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण की बात हो रही है, करेक्ट है। अवतल दर्पण अभिसारी है तो ये क्या करेगा, ये एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को फोकसित करेगा। और अपसारी है, ये क्या करता है, प्रकाश किरण है फैल जाती है अपसारी में, अभिसारी में फोकस होती है, ये भी करेक्ट है। और अभिसारी में यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब लगभग काफ़ी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा होता है, और F और P की मध्य की स्थिति है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, एक ही स्थिति ऐसी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, या फिर जो प्रेरित
विभवांतर है उसकी एसआई यूनिट। अब विद्युत वाहक बल हो गया, विभवांतर हो गया, चाहे वो प्रेरित है नहीं है, वोल्ट उसकी एसआई यूनिट होगी। धावन सोडा निर्माण संबंधित सही कथन। साबुन निर्माण में NaCl का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की गंदगी ग्रीस साफ करने के लिए, धावन सोडा जरूर धोने के लिए हो सकता है, ये करेक्ट हो। धावन सोडा बनाने के लिए साल्वे प्रक्रम का उपयोग होगा। साबुन निर्माण, इस प्रकार ये गलत स्टेटमेंट हो सकता है। किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाए तो इसका EMF जो विभवांतर है या फिर कहेंगे आप इफेक्टिव जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ा दी जाए तो विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश E बराबर होता है कितने फेरों की वो कुंडली है और d∅/dt, और फाई यहाँ पर डिनोट करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा वो चुंबक है वो कितनी प्रभावी है, और जितनी ज़्यादा चुंबक ज़्यादा पावरफुल होगी और फिर आप उसमें इंडक्शन करेंगे, प्रेरण करेंगे, तो उतना ज़्यादा उसका फ्लक्स आपको दिखेगा, तो बढ़ जाएगा चुंबक की क्षमता बढ़ने पर। पौधों में उत्सर्जन के लिए सही क्या है। पौधों में उत्सर्जन के लिए वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ये करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा उत्सर्जन होता है पौधों में, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन और स्टोरेज। वाष्पोत्सर्जन में गैसीय अपशिष्ट और तनों को रंध्र के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन जल वगैरह हैं वो वाष्प में कन्वर्ट होंगे। भंडारण में अब उत्सर्जन में काफ़ी बार हैं छाल हो गई, पत्तियों में है वो कचरा संग्रहित हो जाता है, जैविक कचरा। और डिफ्यूजन है यहाँ पर इसमें विसरण आप कहेंगे तो जलीय पौधे विसरण के माध्यम से उपापचय अपशिष्टों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। एथेनॉल को आपको एथेनोइक एसिड में बदलना है तो किस टाइप की अभिक्रिया देखने को मिलेगी। एथेनॉल यानी CH3CH2OH, इसको कन्वर्ट करना है एथेनोइक कौन सा अम्ल, एथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। पहले एक ऑक्सीजन था, अभी 2 ऑक्सीजन हो गए हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि, या फिर हाइड्रोजन पहले कितने थे, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन था, अभी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कौन सी रिएक्शन बन रही है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, बाइबल करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। जैव विविधता यानी पौधे, जीव जंतु, अलग अलग पूरे वातावरण में जितने भी सजीव चीज़ें हैं वो जैव विविधता एक तरीके से। पौधे, जीव जंतु, उनमें पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषता कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अपन कृषि के ऊपर है, ठीक है, तो कृषि है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो वर्षात के ऊपर। वर्षात अपने आप में पर्यावरण का जो पेड़ पौधों के ऊपर है। तो जब जैव विविधता रहेगी तभी अस्तित्व रह पाएगा जीवन का, और जैव विविधता को आपको बनाए रखना चाहिए। सेकेंड नेशनल पैराशूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। हालांकि ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में बताना, यही पूछा गया था। ज़रूर शूटिंग चैंपियनशिप का है, लेकिन ये थोड़ा स्पष्ट नहीं मिला है, तो वो कमेंट करना। एक न्यूमेरिकल और पूछा है शक्ति का, P बराबर VI वाले फॉर्मूले से होगा, जिसमें पावर आपको 200 वाट 2200 वाट दे रखी है और V आपको 220 वाट दे रखा है। तो करंट फाइंड करना था यहाँ पर एक्चुअली। तो P बराबर क्या होता है, VI से आप करेंगे, I बराबर P/V करेंगे, 2200/220 करेंगे, तो ये 10 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा। एक व्यक्ति की मासिक आय में सभी प्रकार के टैक्स, जो जितने भी टैक्स हैं, इनकम हो गया कोई सेंट्रल की तरफ से, मासिक आय में जो भी टैक्स घटाकर आप आय निकालते वो कौन सी इनकम है। ऑप्शन थे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्ति की मासिक आय में से टैक्स हटाकर है। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्या आंसर होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं मिला है, कमेंट बताना। जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन करने पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये सवाल है। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इजी सा सवाल है। इस टाइप से आपने देखे 45 में से 42 सवाल आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो TTJK कूपन कोड यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने कितने अटेम्प्ट की वो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।